प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अरस्तू के आदर्श राज्य और संविधान, जो उसका सर्वोत्तम संविधान है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि संविधानों का जब वर्गीकरण अरस्तू ने किया तो इस प्रश्न पर भी उसने विचार किया कि ऐसी कौन सी शासन प्रणाली है जो अधिकांश राज्यों के लिए अच्छी हो सकती है या सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। खास मामले एवं परिस्थितियों को छोड़कर वह राज्यों में राजनीतिक कौशल की अपेक्षा रखता था। वह राज्य जो लोकतंत्र और धनिक तंत्र की उन अतियों को छोड़ देता है जो अनुभव में भयानक सिद्ध हुई थी। अरस्तू का ये मानना था कि सर्वोत्तम संविधान और वैवाहिक राज्य पर जब हम विचार करें तो हमें एक व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। वो ये मानकर चलता है कि किसी आदर्श राज्य प्रणाली पर हमें विचार नहीं करना चाहिए जो क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप धारण ही न कर सके। ऐसी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर हमें विचार करना चाहिए जो अधिकतर राज्यों और व्यक्तियों के लिए व्यवहारिक हो। आज के युग में हम देखते हैं आदर्शात्मक व्यक्ति मिलना बहुत दुर्बल है। यदि हो तो भी जरूरी नहीं है कि उसके उत्तराधिकारी भी वैसे ही हों। इसी संबंध में हम अरस्तू मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है और वो मानता है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला ही श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है जिसको प्राप्त कर लेना ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। शासन प्रणाली की मध्यम मार्गीय होने की उपयोगिता के पक्ष में अरस्तू बहुत सारे तर्क देता है। उनमें से कुछ तर्कों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। वो ये मानता है कि आध्यात्मिक संपन्न जो व्यक्ति होते हैं, शक्तिमान जो व्यक्ति होते हैं, वो गंभीर अपराधों की ओर जा सकते हैं। उनकी संभावना रहती है कि वो गंभीर अपराधों की ओर चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में यदि बिल्कुल दीनहीन व्यक्ति होगा तो उसमें दास मनोवृत्ति पनपेगी और वो शासन नहीं कर पाएगा। तो अत्यधिक जो संपन्न व्यक्ति है वो भी खतरनाक है और जो अत्यधिक दीनहीन व्यक्ति है वो भी शासन व्यवस्था नहीं चला सकता। इसलिए मध्यम मार्ग ही ज़्यादा उपयोगी है। दूसरा, संपन्न वर्ग राज्य की अवज्ञा करने से नहीं चूकेगा और निर्धन वर्ग जो होता है वो बिल्कुल दास बन जाता है। उसका तीसरा ये मानना था कि मध्यम वर्ग क्यों आवश्यक है। मध्यम मार्ग कि असमानता से ईर्ष्या का भाव बढ़ेगा और अक्षम है उनमें वैमनस्यता और घृणता बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में वो भी आदर्श राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे। उसका ये मानना था कि राज्य का उद्देश्य है विषमता का अंत करना और यह लक्ष्य मध्यम मार्ग से ही हम पूर्ण कर सकते हैं। उसका जो आदर्श राज्य है उसकी पॉलिटिक्स की 7वीं व 8वीं अनुसूची में उसने आदर्श राज्य का वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर चित्र उसने प्रस्तुत किया है। वह आदर्श को व्यवहारिकता के साथ मिश्रित करता है। उसने राज्य का विवरणात्मक वर्णन नहीं दिया है, तथापि सर्वाधिक लाभदायक तत्वों का उसने वर्णन किया है। उसका ये मानना है कि आदर्श और सर्वोत्तम संविधान तो संयत जो जनतंत्र होता है वो ही है, लेकिन इसका विकास सभी राज्यों में संभव नहीं है। इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और जिस राज्य में ये परिस्थितियाँ संभव हो वही सर्वोत्तम आदर्श राज्य है। अरस्तू का ये भी विश्वास था कि शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए राज्यों में विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है, अतः उन परिस्थितियों तक राज्यों की पहुंच होनी चाहिए। वह कुछ आदर्शों की स्थापना करता है जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। उसके ये आदर्श ही आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं। न चाहते हुए भी अरस्तू जिस आदर्श राज्य का चित्रण करता है वह उसके गुरु प्लेटो की रिपब्लिकन के आदर्श राज्य से बहुत भिन्न है, क्योंकि प्लेटो क्रांतिकारी आदर्शवादी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है, जबकि अरस्तू हमारे सामने एक अनुदार यथार्थवाद के रूप में हमें दिखाई देता है। अरस्तू का जो आदर्श राज्य है वो प्लेटो के रिपब्लिकन के आदर्श राज्य से बहुत भिन्न है, परंतु लॉज में वर्णित उसका राज्य के समान हमें दिखाई देता है कि आदर्श राज्य में रिपब्लिकन के आदर्श राज्य से तो अलग है, लेकिन जो उसकी दूसरी पुस्तक थी लॉज, उसमें वर्णित जो राज्य है उसके समान हमें अरस्तू का आदर्श राज्य दिखाई देता है। अरस्तू के आदर्श राज्य की विशेषता कानून की प्रभुता, समुचित और संतुलित
मात्रा में संपत्ति और निजी पारिवारिक जीवन का क्या है, उपलब्ध होना। आदर्श राज्य की उसकी क्या क्या विशेषता है? न बहुत पहली उसकी विशेषता है जनसंख्या। अधिक जनसंख्या नहीं हो, संतुलित होनी चाहिए। इतनी अधिक भी नहीं हो कि राज्य के व्यक्तियों को न्याय ही न मिल सके, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। जनसंख्या इतनी हो कि राज्य को आत्मनिर्भरता प्रदान करे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो पर्याप्त हो। और उसका जो तीसरी हमें विशेषता है, जो तीसरा उसकी आदर्श राज्य की विशेषता है, वो है कि प्रदेश, दूसरा कि राज्य का क्षेत्रफल भी आवश्यकता अनुसार क्या होना चाहिए। इतना छोटा भी नहीं हो कि आजीविका कठिन हो जाए, और नहीं इतना बड़ा हो कि लोग जो हैं वो विलासिता का जीवन व्यतीत कर सकें। मतलब न तो प्रदेश छोटा हो, न ही बड़ा हो। क्षेत्र ऐसा हो कि उस पर निवास करने वाली जनता संयम और उदारता से संबंधित अवकाशपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। राज्य का प्रदेश और सीमाएं ऐसी हों कि राज्य आक्रमण से क्या है, सुरक्षित रहें, आर्थिक दृष्टि से संपन्न रहें। उसकी भूमि 2 भागों में बटी होनी चाहिए, सार्वजनिक और व्यक्तिगत। पूजा गृह और राज्य उपयोगी भूमि सार्वजनिक और शेष व्यक्तिगत होनी चाहिए। तीसरे उसके आदर्श राज्य की विशेषता है जनता का चरित्र। आदर्श राज्य में नागरिकों का जो चरित्र है और उनकी योग्यता है वो यूनानी विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अरस्तु की धारणा थी कि आदर्श राज्य में मनुष्य और नागरिक गुण समान होने से सभी अच्छे मनुष्य ही उसके अच्छे नागरिक होंगे। चौथा उसके आदर्श राज्य की जो आवश्यकता थी वो था आवश्यक वर्ग। अरस्तु के आदर्श राज्य में 6 प्रकार की आवश्यकताएं हैं: भोजन, कलाकुशल, शस्त्र, संपत्ति, देव पूजन और सार्वजनिक हित का निर्धारण। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 प्रकार के वर्ग होने चाहिए। कृषक होने चाहिए, शिल्पी होने चाहिए, लौगर होने चाहिए, संपत्तिशाली वर्ग होना चाहिए, पुरोहित होने चाहिए, प्रशासक होने चाहिए। प्रथम जो 2 वर्ग हैं, कृषक और शिल्पी, को वो नागरिकता का अधिकार नहीं देता, लेकिन बाकी को वो नागरिकता का अधिकार देना चाहता है। 5वीं उसकी विशेषता है शिक्षा। अरस्तु के आदर्श राज्य में शिक्षा पर भी उसने बहुत महत्व दिया है। राज्य का उद्देश्य शुभ जीवन की प्राप्ति है, और शुभ जीवन के लिए व्यक्ति का चरित्रवान, स्वस्थ होना, कर्तव्यपरायण होना आवश्यक है, और वह कार्य शिक्षा के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। एक व्यक्ति को भौतिक, मानसिक, शारीरिक विकास शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अनिवार्य सैनिक शिक्षा, गणित और संगीत की शिक्षा, इसको भी वो अपने राज्य में महत्व देता है। यदि प्लेटो और अरस्तु के आदर्श राज्य का हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें कुछ अंतर दिखाई देते हैं। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें परिवार और संपत्ति बिल्कुल नहीं है, जबकि अरस्तु के आदर्श राज्य में परिवार और संपत्ति दोनों हैं। दूसरा, प्लेटो व्यक्ति के कर्तव्य को राज्य के लिए जरूरी मानता है, जबकि अरस्तु का जो आदर्श राज्य है उसमें कर्तव्य परायणता और उसके ध्येय को प्राप्त करना ही राज्य का उद्देश्य है। तीसरी जो हमें असमानता दिखाई देती है कि प्लेटो का आदर्श राज्य आदर्शात्मक था, जबकि अरस्तु का जो आदर्श राज्य है वो क्रियात्मक है। उसमें मध्यम मार्ग को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। चौथा उसका जो है अंतर, वो कि अंतिम शक्ति निरंकुश शासक वर्ग के पास में है प्लेटो के, जबकि अरस्तु किसको महत्व देता है? कानून को महत्व देता है। लेकिन अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में जो जिस पर विचार किया है सबसे ज़्यादा, वो है उसका क्या कि अरस्तु आदर्श राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिकता पर हम महत्व देता है कि व्यवहारिक होना ज़्यादा आवश्यक है। अरस्तु का जो मूल उद्देश्य था वो था शुभ जीवन की प्राप्ति करना, और शुभ जीवन के लिए विशेष परिस्थितियां हैं, और विशेष परिस्थितियों की पहुंच तभी हो सकती है जब कोई भी राज्य क्या है उन आदर्शों तक पहुंचने के लिए मध्यम मार्ग को अपनाए।
तो हम देखते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य व्यवहारिक है, क्रियात्मक है। अरस्तु का आदर्श राज्य व्यवहारिक है, क्रियात्मक है। प्लेटो के आदर्श राज्य की तरह बिल्कुल कल्पनाओं पर आधारित नहीं है। धन्यवाद।